इसमें MPC का कोई आर्किटेक्चर यूज नहीं हो रहा है। एक बार देखो, मैंने कल क्या क्या करवाया था, प्रोजेक्ट बनाना आ गया तो उसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं। फिर हमने क्या किया था, कोड बस से डाटाबेस बना, कनेक्शन थोड़ा अलग था। तो सबसे पहले 3 पैकेज इंस्टॉल हुए, ये पैकेज के नेम हो गया था आपका इतना वैसे, ये लो, क्योंकि आप तो चीजें आसान लगनी चाहिए। ये लो, वहां एक पैकेज इंस्टॉल करते थे, अब कितने किए, 3। दूसरी बात है, यहाँ पे ऐप setting.jsn में क्या लिखा था, कनेक्शन स्ट्रिंग। अब कनेक्शन स्ट्रिंग थोड़ा सा अलग था, ये लिखना था लास्ट में मल्टीपल एक्टिव रिजर्व सेट्स ट्रू, जो पहले नहीं लिखते, याद ये रखो। उसके बाद क्या किया था, मॉडल। तो यहाँ पे book.cs बुक की डिटेल थी, बुक आईडी, टाइटल, ऑथर, क्या था, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ISBN नंबर, ऐसे और भी हो सकते हैं, पब्लिशर के ही कुछ हो सकते हैं। उसके बाद क्या किया था, बोलो, एक डेटा फोल्डर बनाया था, एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट। एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट में क्लास तो वही इनहेरिट है, लेकिन कंस्ट्रक्टर में ये पैरामीटर पास करना है DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस टाइप का, और उसी को पास कर दिया हमने कंस्ट्रक्टर में। अब इसमें आप लर्न नहीं सकते, ऐसे क्यों, अब जैसी लैंग्वेज होगी वैसा ही काम करना पड़ेगा, मीनिंग आपको पता होगा। अब ये बिल्कुल वैसे बनाया, DB सेट पता ही था ये एक। अब उसके बाद फिर क्या किया, program.cs, और यहाँ पे ये कनेक्शन स्ट्रिंग रीड किया जो ऐप setting.jsn में बनाया था, और उसके बाद ये उसकी क्या कर दी, कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें आपकी एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट फाइल बनी होनी चाहिए, और ये ऑप्शन ठीक। तो इस तरह से ये ठीक। उसके बाद ऐड माइग्रेशन और अपडेट डाटाबेस को करना है। फिर मैंने बताया था बूटस्ट्रैप अप्लाई करनी, तो मैंने बताया था सारी स्टैटिक फाइल कहाँ होती हैं, www रूट में। जो हमारी बूटस्ट्रैप फाइल है वो कहाँ है, lib bootstrap days css और bootstrap.cs, ठीक। ये है bootstrap.css, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इस फाइल में डाटा रिप्लेस कर दिया bootstraps, वो तो पता था। उसके बाद ये कहां पे एक्सेस हुई, तो पेजेस के अंदर शेयर, और शेयर के अंदर है लेआउट, और लेआउट में गए ये बूटस्ट्रैप, इन्होंने नाम लिखा हुआ था bootstrap.main.cs, आपने चेंज कर दिया bootstrap.cs, हो गया। उसके बाद बताया था पेज बनाना है, तो पेज बनाने के लिए कहां पे, पेजेस फोल्डर में मैंने एक बुक लिस्ट नाम का क्या बनाया, फोल्डर। तो ये जो व्यू बनाना है सारे, और यहाँ पे index.cshtml, इसकी 2 फाइल है, ये CS/HTML और F7 करो तो ये इसकी कोड फाइल। कौन सी फाइल है, ये कोड। एक ये हमने बनाया था, और इसको एक्सेस करने के लिए क्या किया था, लेआउट पे गया, और यहां पे ये है लेआउट, और ये
तो मैंने बताया यहाँ पे अनसॉर्टेड लिस्ट जो वहां लगती थी ये वो ही है, बस यहाँ पे एक एलआई टैग मैंने और लगा दिया, एंकर टैग, और ये एसपी पेज, ये क्या आपका टैग हेल्पर है, क्या ये टैग, और यहाँ पे बुक लिस्ट स्लैश इंडेक्स। तो होता क्या है, जो पेजेस फोल्डर है वहां तक का पाथ इसके पास है, पेजेस के आगे मैंने बुक लिस्ट और बुक लिस्ट के अंदर बनाया इंडेक्स, और ये आपका बुक लिस्ट बन गया। एक तो अब आपको पूरी कहानी है, देखो यहाँ पे भी है व्यू स्टार्ट, याद है वही लेआउट का पाथ आ रहा है, व्यू स्टार्ट थी ना वहां पे, लेआउट का पाथ, ये देखो जैसे क्लिक किया और ये लेआउट का पाथ आ गया। इसी तरह से ये देखो इसमें एक नई फाइल है जो उसमें नहीं होती थी, व्यू इंपोर्ट पे क्लिक किया, एक व्यू इंपोर्ट, एक अब ये जो व्यू इंपोर्ट है इसमें आपकी टैग हेल्पर की डिटेल है, किसकी डिटेल है, टैग हेल्पर। याद रखना व्यू स्टार्ट तो पता ही नहीं, लेआउट का पाथ होता है, बट इसमें एक नई फाइल है व्यू इंपोर्ट, उसमें क्या होता है आपका टैग हेल्पर की डिटेल। तो व्यू इंपोर्ट तो लेआउट का पाथ होता था, व्यू स्टार्ट में लेआउट का पाथ और व्यू इंपोर्ट में टैग हेल्पर की डिटेल। तो अब हम इतना कर चुके थे कल तक, अब हम आगे काम करेंगे। तो हमें एक प्रॉब्लम आई थी, वो रिफ्रेश नहीं हो रहा था ऑटोमेटिकली, देखा था आपने, जब हम HTML में चेंज करते हैं। तो उसके लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना है, टूल्स नगेट और मैनेज नगेट पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन। आगे यहाँ पे और ये देखो ये है सेकंड वाला ऑप्शन, microsoft.asp.net o.mbc.razor.runtime compilation, और ये टिक कर दो यहाँ पे, और ये वर्जन 6.6 यूज कर रहे हैं, 6.0.32। ये पैकेज और इसको इंस्टॉल कर, इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। एक और ये देखो ये पैकेज इंस्टॉल हो गया, जब क्लिक किया प्रोजेक्ट पे और ये आ गया, यहां से और क्लियर है, ये वाला पैकेज इंस्टॉल, ठीक है जी। और program.cs मेन फाइल है इसमें, जहां उसे कॉन्फ़िगर करें। program.cs वहां उसे कॉन्फ़िगर करें।
चीज हमें पुराने वर्जन में करने की जरूरत नहीं थी, उसमें अपने आप ही होता था, आपने देखा था। तो यहाँ पे गए और program.cs में जहां ये लिखा हुआ builder.services.add razor pages और यहाँ पे add runtime compilation, बस ये लिखो, ये लास्ट में इसके ये ऐड कर। अब ये जब प्रोजेक्ट रन होगा और HTML में चेंज करोगे तो प्रोजेक्ट कंपाइल करने की जरूरत नहीं, चेंजेस उसको अपने आप मिल जाएंगे। आपको सिंपल क्या करना है, रिफ्रेश, जो हमें विजुअल स्टूडियो 2019 में था, इसमें भी है, बस वो भूल गए तो कर दिए। ऐसा नहीं कि नहीं है, कोई चीज हो सकती है आगे पीछे हो जाए, हो तो ऐसे अगले वर्जन में ये जल्दी। अब हम चेंज करेंगे कुछ भी डिजाइन में, जैसे देखो आप मिनिमाइज कर दो और ये लेआउट पेजेस में गए, शेयर और लेआउट, जैसे ये सबसे ऊपर है नेविगेशन बार है, ये नैप बार लिखा हुआ, आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो, जैसे BG-white लिखा हुआ, मैंने इसको कर दिया BG-info। ये देखो अभी देखना डिजाइन में, रिफ्रेश करोगे आ गया। ये किस वजह से, जो मैंने अभी रन टाइम कम, नहीं तो मुझे दोबारा रन करना पड़ता। ये देखो आ गया। आपको ये टेक्स्ट वाइट करना है, एक तो आप कर सकते हो, देख लो BG मतलब बैकग्राउंड कलर, अब इसमें BG-info, सक्सेस, प्राइमरी, डेंजर सारे चलते, तो मैंने सिर्फ ये चेंज किया, BG-info कर लो, प्राइमरी कर लो, बनती है। अब इसी तरह से ये जो है नीचे एक ये वाला नहीं मेरे को चाहिए, ये लिखा हुआ जो प्रोजेक्ट का इतना बड़ा नाम, तो इसको आप यहाँ पे है, ये एंकर टैग लगा हुआ और ये लिखा हुआ, यही है ना। इसको क्या करो, डिलीट कर दो या फिर कमेंट बना दो, मर्जी रहने दोगे तो इस पे तो भी कोई आपके नहीं है। बात कहने पर रिफ्रेश करो, हट गया। अब आप चाहते हो प्राइवेसी बुक लिस्ट, इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है वाइट, तो ये नीचे आ जाओ और ये देखो तीनों का टेक्स्ट क्या लिखा हुआ, डार्क। थोड़ा थोड़ा अब हम यहाँ पे भी हाथ पैर मारना शुरू करेंगे, टेक्स्ट वाइट, सेव किया और ये रिफ्रेश करोगे, ये आ ठीक। तो अब हमारा अगला काम होगा बुक लिस्ट वाला, तो ये आपको मैंने वैसे ही बता दिया, छोटा मोटा खेल तो हम खेल सकते हैं, ठीक। इसके लिए कोई प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, तो समझे। अब हम इंडेक्स वाले पेज पे डाटाबेस को एक्सेस करेंगे और एक नया कंसेप्ट यहां बताऊंगा, DI डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जो पुराने में नहीं होता था। DI क्या होता है, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। जैसे हम किसी क्लास को यूज करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ऑब्जेक्ट मेमोरी लेगा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, बड़ा प्रॉब्लम होती थी। DI में क्या, डिपेंडेंसी इंजेक्शन
जब जरूरत होती ऑब्जेक्ट बनाता है, जब जरूरत नहीं उसे डिस्ट्रॉय करता है। ये DI बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपका उसमें नहीं होता, इसमें ASP.NET में नहीं था, ये कोर में है। अगर मैं लेमैन की तरह समझाऊं DI क्या है, देखो कुछ चीज समझाई जाती, कंसेप्ट समझा गया, ऊपर से और पढ़ लिया, मतलब कहने का और अच्छा मिल जाएगा। जैसे लेमैन की तरह बताऊं DI क्या है। जैसे आप घूमने जा रहे हो, एक ट्रैकिंग पे जा रहे हो या पहाड़ पे चढ़ना है, तो हम क्या करते हैं, बैग में जरूरी चीजें डाल देते हैं, रास्ते में प्यास लगी तो पानी की बोतल भी होगी, खाना होगा तो बिस्किट वगैरह भी होंगे, निकालूंगा खाऊंगा चलते रहेंगे। तो जितनी जरूरत होगी आप चीजें डाल ली, जरूरत की जब जरूरत होगी यूज करोगे। लेकिन अगर आप ऐसे चढ़ना शुरू कर दिए, रास्ते में प्यास लगी, फिर ढूंढोगे कहाँ है, पानी कहाँ मिलेगा, भूख लगी ढूंढोगे कहाँ पे मिलेगा, ऐसे होता है। बट DI क्या, जितनी जरूरत होगी उसी को यूज करेगा और उसको डिस्ट्रॉय वो करता है। तो समझ आई बात, डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये हम काफी यूज करते हैं। तो अब आप लोग अपने अभी समझाएगा, इंडेक्स वाले पेज पे आ जाओ, बुक लिस्ट इंडेक्स, और इसके कोड में जाओ F7 से आगे। पहली बात याद रखो, ये क्लास का नाम है और ये वो इनहेरिट है जो भी है पेज मॉडल। ये ऑन गेट ये हैंडलर है, एक्शन नहीं है। इसमें क्या होते हैं, रेजर पेजेस में हैंडलर होते हैं। ऑन गेट, गेट क्या होगा, डिस्प्ले के लिए। ऑन पोस्ट किसके लिए होगा, सबमिट के लिए। तो ये हैंडलर है, क्या बोलते हैं इनको, हैंडलर। ये हैंडलर यूज होते हैं, एक्शन नहीं है। जैसे ऑन गेट हैंडलर कब कॉल होगा, जब कोई इस पेज पे आएगा, जैसे पेज लोड होता था हमारा। ऑन पोस्ट कब होगा, जब इंफॉर्मेशन सर्वर पे भेजे। अब यहाँ पे डाटाबेस के लिए प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, जब आप यहाँ कोड करोगे तो विजुअल स्टूडियो और यूजर फ्रेंडली है। एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट हेल्प में आ गया और उसका नेम स्पेस अपने आप ही ऊपर ऐड हो जाता है। एक आपको ऐड करने की जरूरत नहीं, ये हो गया ना। पहले ऐसे नहीं था, हम लिखते थे फिर नेम स्पेस ऐड करते थे। तो ये ज्यादा समझदार है, ये इसमें ज्यादा जो है इन्होंने कोड की अंडरस्टैंडिंग। देख लो, नाम आ गया अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट। याद रखना, ग्लोबल वेरिएबल में अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट लगा लेते हैं। पता, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट को इस पूरी क्लास में मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूं। नाम ही लगाओ अंडरस्कोर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट रूल याद रख लो, जो लोकल वेरिएबल होगा उसमें अंडरस्कोर नहीं लगाएंगे। जैसे ये देखना, कंस्ट्रक्टर बनाओ, ये बन गया, और इसके अंदर ये देखो एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, ये उस टाइप का वेरिएबल है, इसमें अंडरस्कोर नहीं लगाया क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, सिर्फ इसी में यूज होगा। ये वेरिएबल हम पूरे पेज पे एक्सेस कर लेंगे, इसलिए क्या लगा दिया। और यहां पे देखो क्या लिखा है, कॉन्टेक्स्ट। अब याद करो, हम पुराने में क्या करते थे, कॉन्टेक्स्ट लेते थे ना, कॉन्टेक्स्ट, फिर कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट। याद करो, यहां न्यू नहीं लगा, बस यही है DI, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट टाइप का पैरामीटर लिया, कंस्ट्रक्टर में उसको पास कर दिया, और ये हमने उसको क्या कर दिया, इंस्टेंस को इनिशियलाइज कर, लेकिन न्यू नहीं लगाया। ASP.NET में क्या करते थे, न्यू लगाते थे। याद करो, है ना, कॉन्टेक्स्ट इसको न्यू एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, वो DI नहीं, ये DI है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। हम नहीं न्यू लगाएंगे, जब इसे जरूरत होगी
तब वो न्यू लगाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा और डिस्ट्रॉय कर। ये चीज ध्यान रखना है कि अब यहां पे ऑन गेट एक ऑन गेट क्या है? हैंडलर है। तो इससे पहले क्या करो, एक प्रॉपर्टी बनाओ। प्रॉप 2 बार टैब प्रेस किया और इसमें कलेक्शन आएगी, डिस्प्ले का कोड है आई इनम्बरेबल किसकी? बुक। एक ये देखो, और ये प्रॉपर्टी का नाम दे दिया बुक्स। एक आई नंबरेबल, बताइए क्या आएगी इसमें? कलेक्शन। तो ये एक प्रॉपर्टी बना दी और यहां पे ऑन गेट पे आओगे तो इस प्रॉपर्टी के अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे। डिस्प्ले का कोड है कि क्या करेंगे? डेटा स्टोर करेंगे। कैसे? ध्यान से यहां थोड़ा रुक जाओ, लिखना नहीं, नोटबुक में एंटर स्पेस नहीं चलता है। कॉन्टेक्स्ट डॉट क्या लिखते थे? बुक्स डॉट टू लिस्ट। अब हम टू लिस्ट की जगह ये टू लिस्ट भी चलता है। टू लिस्ट असिंक, मीनिंग बताता हूं, असिंक्रोनाइज। और यहां पे असिंक लगा कभी भी तो आगे अवेट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? अवेट। और ये वॉइड की जगह आपका लगेगा टास्क। पूरी कहानी समझोगे असिंक और टास्क की। जैसे मल्टीपल टास्क, जैसे मान लो इस पेज को 100 लोगों ने एक्सेस किया है, तो उसको मैनेज करने के लिए टास्क और असिंक का यूज हुआ है। अवेट पता चल गया, एक की जो करेगा फिर दूसरे का नंबर आएगा, तीसरे का। तो अवेट और टास्क एक जो मल्टी यूजर कठिन रिक्वेस्ट जाती है उसको मैनेज करने के लिए है आपका असिंक और टास्क। असिंक क्या है? जैसे देखो, एक पर्सन यहां खड़ा है, पीछे से हम लोग जा रहे, धक्का दे रहे हैं, वो काम था विदाउट असिंक। उस बंदे को पता चल रहा है कि पीछे कुछ हो रहा है, वो जा रहा आ रहा है। अगर वो पर्सन खड़ा है और पीछे से चुपके से आ रहे जा रहे, काम तो तब भी हो रहा है, डाटा आ रहा है जा रहा है, वो है असिंक। तो इंफॉर्मेशन को सिंक्रोनाइज ही आपने कॉल करना है तो असिंक यूज करते हैं, ताकि पेज स्क्रॉल ना हो, ताकि पेज हिले ना। टास्क मल्टीपल रिक्वेस्ट के लिए एक अवेट और असिंक कॉम्बिनेशन है, तभी तो बच्चा नहीं चलेगा। डाटा तो आएगा भी जाएगा भी। तो ये जो कंसेप्ट है असिंक और टास्क, इस एप्लीकेशन में आपका यूज हो। एक अब ये लिख लो, ये देखो, हम यहाँ ब्रेक पॉइंट, यहाँ ऐसे याद रखो, मल्टीपल टास्क पहले भी हो रहे थे, वेब एप्लीकेशन ही बना रही थी, बस ये तरह थोड़ा और इन्होंने बेटर वे में हमें ये दे दी। नहीं तो पुराने में बनती थी, तो इसलिए होता ना कि थोड़ी सी और बेटर दे दी है, एक उस चीज को और मैनेज कर लिया थोड़ा, बस इतना फर्क होता है। तो ये टास्क मल्टीपल टास्क को मैनेज करने के लिए असिंक इंफॉर्मेशन जो है असिंक्रोनसली जो है, ताकि पता ना चले, पेज हिले ना, स्क्रॉल ना। अब मैंने क्या किया, एक बार हम इसे रन करते हैं, जैसे वो इस पेज पे आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या कॉल होगा? ऑन गेट, यही कॉल होगा। देखते हैं कॉल हो रहा है कि नहीं। रन किया,
ऑब्जेक्ट। एक एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट से यूज हुई और सिर्फ यहां पे मैंने रेफरेंस पास किया है। और ये देखो बुक लिस्ट पे जैसे क्लिक करो तो किसको कॉल करेगा, इंडेक्स। आ गया ब्रेक पॉइंट पे, इसका मतलब ऑन कैट कॉल हुआ। देन F10 यहां पे आ गया, ये लो। और ये देखो, और अभी इसमें कोई डाटा नहीं होगा क्योंकि टेबल तो खाली है, काउंट 0। तो ठीक है, मतलब कहने का ये कोड चल रहा है। अब इसकी आउटपुट हम कहां लेंगे, इसके व्यू में। तो इसका व्यू क्या है, इसी पे F7 प्रेस करो और इसके व्यू में आ जाओ। और वहां वही जैसे हम लोग टेबल बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे न्यू बुक और एक साइड लिखेंगे बुक लिस्ट। और डिजाइन चेंज करेंगे पहले से। ये डिस्प्ले करेंगे साहब, एक बुक लिस्ट। आगे जी, अब इसके HTML में गई तो ये इसका इंडेक्स पेज है, ये HTML है। अब ध्यान से यहाँ पे देखोगे, ये अपने आप ही मॉडल ऐड है, इंडेक्स मॉडल। ये इंडेक्स मॉडल यही है, कौन सा बच्चे, ये यही वाला। तो इसके अंदर की चीजें मैं सारी एक्सेस कर सकता हूं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेब क्लास। और यहाँ पे रो, एक रो में कितने कॉलम होते हैं, 12 कॉलम। कितने होते हैं, ध्यान देना, टेब में जो क्लास है कितने, 12 में से टेब क्लास कॉल हाइफन 9 यूज करनी है। इसमें मेरा हेडिंग आएगा H2 और हेडिंग दे दिया बुक लिस्ट। और यहाँ पे क्लास टेक्स्ट हाइफन प्राइमरी। और कितने कॉलम बच गए, टेब क्लास कॉल हाइफन 3। और यहाँ पे मैंने बटन लगाना है जिसमें हम लोग लिखेंगे न्यू। तो कैसे, एंकर टैग क्लास btn हाइफन इन्फो। और इस बटन का साइज पूरा ले ले, कितना, जितना कॉल 3 है उतनी विड्थ ये पूरी लेनी चाहिए। अगर ये नहीं लोगे तो जितना कंटेंट लिखते हो उतना साइज लेता है। याद है फॉर्म कंट्रोल का किया हुआ। अब इसके क्लिक में कहां जाना है, तो यहां पे एक्शन नहीं है, ASP आइकन पेज। और पेज का नाम दे दिया अप्सर। याद है, ऐसा हम बनाएंगे, अभी बनाया नहीं है। और यहां लिखेंगे न्यू बुक। अब चीज और ये देखो रिफ्रेश, क्या आ गया, ये आ गया बुक लिस्ट 9 कॉलम में और 3 कॉलम में लिखा आ गया न्यू बुक। अब थोड़ी और बूटस्ट्रैप में थोड़ा सा ऐड करें। ठीक, जैसे ये ASP पेज है बच्चे, इसके क्लिक में कहां जाना है, तो मैं क्या करूंगा, बाद में एक पेज बनाऊंगा, उसका नाम रख दूंगा अप्सर। और अप्सर की कहानी वही है, क्रिएट एडिट जो सारा। अब उसके बाद नीचे हम टेबल बनाएंगे। तो कैसे, टेब क्लास, अब थोड़ा ध्यान से, और यहां पे मैं बना रहा हूं कंटेनर
ठीक, और ऐसे लिख दिया राउंडेड बॉर्डर। ठीक, ये टिप क्या करेगा, बस ये ऊपर वाला तो बंद हो गया, ये टिप यहां शुरू हुआ, यहां क्लोज। ये कंटेनर बना रहा हूं, एक कंटेनर ये होता है जिसमें और चीजें भी हो सकती हैं। राउंडेड बॉर्डर, बॉर्डर आएगा और इसके अंदर हम बनाएंगे टेबल और क्लास और टेबल, और यहां पे वही क्लास टेबल आइकन बॉर्डर्ड, टेबल आइकन स्ट्राइप, टेबल आइकन एक्टिव। एक और टी एट टेबल रो, टी एट टेबल रो और टेबल हेडिंग उसके अंदर क्या आएगी, टेबल रो। और इसमें क्या क्या हेडिंग होंगे, बुक का टाइटल होगा एक, फिर डिस्क्रिप्शन होगा, फिर एक ऑथर ISBN नंबर, और क्या बचा, प्राइस, और लास्ट में क्या आता है, एक्शन। कुछ कहानी पुरानी याद आ गई, ये लो, एक बार पहले डिजाइन पे नजर मारो, ये देखो बिल्कुल सेंटर, लेकिन ये टेबल का बॉर्डर ना साथ में आ रहा कंटेनर में। तो एक काम करो, यहां पे पैडिंग दे दी और मार्जिन, और ये रिफ्रेश किया, ये लो। एक, अब आपने नीचे क्या दिखाना है, डेटा। ठीक, पहले ये दे, बढ़िया डिजाइन बन रहा है, ये कहानी तो वही होगी, बस थोड़े से तरीका हो गया, भाई ऐसे नहीं ऐसे करना। अब देखो कम टाइम में हम ASP.NET कोर में मास्टरी कर रहे हैं, ये फायदा होता है पहले चीज बड़ी होनी। जितना सिलेबस आपने कल परसों तक पढ़ा, उतना सिलेबस हम हफ्ते में कर लेंगे। तभी कहता हूं कोई नई चीज सीखने में ज्यादा टाइम, अब आपको ये थोड़ी सीखना टेबल क्या है, ये सीखना थोड़ी कनेक्शन सिंक क्या है, कोड बस क्या है, थीम क्या होता, बूटस्ट्रैप क्या होता, पेज, ये थोड़ी सीखना आपको सिर्फ क्या है, सिंटैक्स, आर्किटेक्चर। कितना टाइम लगता है एक, और आप अच्छी बात तो ये है सबसे कि HTML, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, डाटाबेस, ये ऐसी चीजें इनमें तो सिंटैक्स भी चेंज नहीं होते। देख लो HTML वही लिखते थे, वहां पे चेंज हुई, यहाँ पे आपकी वही बूटस्ट्रैप की क्लासेस, अब हमें बोले जावा बना, जावा बना देंगे। तो ये चीजों पे मतलब एक में आगे तो सब में सेम है। डिजाइन देखो, अब ये डिजाइन कॉपी करो, जहां मर्जी लिख लो, सिर्फ इसमें से ASP पेज हटा दो, बाकी तो सारा कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक तो नहीं है। अब आपने क्या करना, नीचे बोलो, एक कीबोर्ड, और यहां पे वो लूप लगाना है। क्या लगाओगे, लूप, और लूप लगा के हम डेटा डिस्प्ले करें।
कैसे करते हो? तो पहली बार यहां पे भी वही इनपुट टाइप सबमिट डिलीट में चाहिए होगा कि नहीं? तो यहां पे आप क्या लिखो? देखो इतना तो पता ही है, टी बॉडी। इतना भी पता है कि हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर ईच लूप, लॉजी लगा दिया फॉर ईच, और यहाँ पे एक एक बुक की डिटेल आएगी, और ये कहां से आएगी? मॉडल डॉट बुक्स, क्योंकि मॉडल के ऊपर क्या ऐड है? दैट इज इंडेक्स मॉडल, और ये इंडेक्स मॉडल आपका ये है। इसके अंदर बुक्स नाम से प्रॉपर्टी बनाई, पब्लिक है, और इस बुक्स में ये डाटा आया। तो अब यहां पे आपने लूप लगा दिया, और इसके अंदर tr टेबल रो, tr टेबल रो, और यहां td टेबल डेटा, और यहां पे @ बुक डॉट क्या आएगा? टाइटल, और इसी तरह से टाइटल के बाद क्या आएगा? बोलो डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के बाद क्या था? ऑथर, ऑथर के बाद क्या था? ISBN, ISBN के बाद क्या था? प्राइस, और प्राइस के बाद क्या थे? अब यहां पे हम लोग इस बार दो लगाएंगे, एक एडिट का और एक डिलीट का। यहां पे सिर्फ दो लगाएंगे, एक एडिट का और एक डिलीट का। तो यहां पे थोड़ा सा सिंटैक्स अलग है। एंकर टैग क्लास btn हाइफन इन्फो, आईडी पास करना है। कैसे पास करते हो? ASP हाइफन राउट हाइफन आईडी, ये देखो अलग है। वहां कैसे पास करते थे पता है, ये टैग हेल्पर है, ASP हाइफन राउट, और हाइफन आईडी जो लिखा है ये पैरामीटर है। और क्या आएगा? बुक डॉट आईडी। एक, और ये बुक डॉट आईडी हम पास करेंगे के बाद किस पेज पे जाएंगे? ASP पेज। जब एमबीसी होगा ना इसमें, तो उसमें एक्शन आ जाएगा पेज की, और इसका नाम क्या होगा एडिट वाले का? अपसर्ट, और यहां पे टेक्स्ट दे दिया एडिट। बाद में इस एडिट की जगह आपकी फोटो लगाएंगे पेन पकड़े हुए, एडिट कर दी। न्यू बुक की जगह प्लस लगाएंगे, ऐड कर रहे हैं। डिलीट की जगह रिसाइकिल बिन का सिंबल लगाएंगे, सब चेंज होगा। ये सारी तैयारी प्रोजेक्ट के लिए। अब चीजों का आसान, बस पुराने में इसमें से था। अपसर्ट बता आपको पैरामीटर कैसे पास करना, ये चीज याद रखनी है। ASP राउट कीवर्ड है, ये आईडी कोई कीवर्ड नहीं है, पैरामीटर का नाम है। और उसके बाद यहां पे अब आपका आएगा डिलीट का। तो डिलीट के लिए आपने क्या करना है?
तो यहाँ पे वही इनपुट, टाइप, सबमिट, वैल्यू, डिलीट, क्लास कौन सी है, BTN हाइपर डेंजर, और उसके ऑन क्लिक पे, और वही क्या लिखते हो, रिटर्न, कंफर्म, और यहां पे 1 to डिलीट डेटा। एक 1 to डिलीट डेटा, ये ऑन क्लिक नीचे कर। अब हमें पता है जब सबमिट है तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्म टैग। वहां तो HTML पर होता था @HTML या यूजिंग HTML.begin फॉर्म, यहां थोड़ा अलग। पूरे बच्चे प्रैक्टिस करो, एक आपको टाइम मिला है, इंस्टीट्यूट अगले 3 दिन ओपन है, उसमें कोई वो नहीं है, आओ पुरानी सारी प्रैक्टिस दोबारा से करो, क्योंकि सारी तैयारी प्रोजेक्ट के लिए है। थर्सडे को भी प्रोजेक्ट का ही काम होगा, प्रोजेक्ट तो शुरू होना है, ये उसी के लिए है। अब आप ये देखो, ये आपने लगा, तो अब हमने फॉर्म टैग लगाना है। क्या सा टैग लगाना है, फॉर्म टैग। ठीक, फिर अपसर्ट बनाएंगे, फिर अपसर्ट का पोस्ट बनेगा, अंदाजा लगाओ कुछ ऐसा ही होगा। ठीक, अपसर्ट एक्शन थोड़ी बनेगा, अपसर्ट पेज बनेगा। ASP पेज है लिखा हुआ, ध्यान दो, ASP पेज। और यहां पे ये ना कोई एरर है, एक बार रिफ्रेश कर लो, डाटा आएगा तभी डाटा डिस्प्ले हो। ठीक, अब उसके बाद फॉर्म टैग। तो हम पहले क्या करते थे, याद करो, हम यहां लूप के अंदर फॉर्म टैग लगाते थे, याद है। अब आप ये लूप के बाहर यही लगा, ठीक, बार बार नहीं लगाना पड़ेगा। कैसे, यहां सिंपल HTML वाला फॉर्म टैग लगेगा, मेथड पोस्ट, और ये फॉर्म टैग आपका लास्ट में क्लोज। मतलब ये है, ये हमने क्या किया, इस लूप के बाहर लगा ऐसे। फॉर्म टैग बताइए क्यों लगाते थे, वहां भी था, बस यहां है। ये HTML में, ये मेथड पोस्ट है, इसका क्या मीनिंग है, HTML गलती से परी होती है। मेथड पोस्ट होता है कि गेट होता है, सुना होगा कभी, जी। तो गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है, इतना बताओ। ये HTML का फॉर्म टैग होता है, इसका कोई लेना देना नहीं है .NET, PHP, जावा, किसी भी नॉर्मल HTML। अगर मुझे गेट और पोस्ट में 3 डिफरेंस बता दोगे तो मैं 15 मिनट और क्लास। जब डाटा रीड करना हो तो हम सर गेट लगाते हैं, डाटा सबमिट करना होगा, सब जब डाटा भेजना हो कहीं, जैसे हमने डाटाबेस में भेजना तो पोस्ट यूज करते हैं। ये इंफॉर्मेशन कैसे जाए, बस में जाए, ट्रक में जाए,
विद सिक्योरिटी जाए, विदाउट सिक्योरिटी जाए, हाउ टू पास डेटा, डेटा कैसे सर्वर पे भेजना है, वहां क्या यूज करते हैं, मेथड। अब कई सोचते हैं कि गेट का मतलब डाटा आएगा, पोस्ट का मतलब डेटा जाएगा। दोनों का काम सेम है, डाटा सर्वर पे जाना ही जब सबमिट होगी। ठीक, बस जाएगा कैसे? अगर वो डेटा सेंसिटिव है, कोई हैक ना कर सके, तो उसको तो हम ऐसी चीज में भेजेंगे प्रॉपर पैक करके, 2-3 गनमैन भी साथ में होंगे, तभी ना वो रास्ते में डाटा हैक ना कर ले। जब डाटा सेंसिटिव नहीं है फिर तो हम लोग मंगवा लेते हैं जेनेटिक फोटो से। अगर आपको बोला जाए अभी मोहाली से कि यार कुछ सामान भेजना है, तो घर से सामान आए हुए 5 किलो आम, तो वो बंदा खुद देने आएगा, जाएगा, वो कहेगा रैपिडो बुक करेगा, वो सामान घर पहुंचा देगा, और 2 आम खा भी लेगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। लेकिन आप बोलोगे घर से 2 लाख रुपए आया, फिर रैपिडो थोड़ी यूज करो, समझे होंगे, फिर तो बुद्धि आना पड़ेगा। ठीक, तो यही फर्क कुछ ऐसे है गेट और पोस्ट में बच्चे। और ये HTML का सबसे बेसिक कंसेप्ट है, फॉर्म टैग। ये HTML वालों को भी नहीं पता होता, और इस फॉर्म टैग के बारे में कम से कम 15 से 20 मिनट तो हमें बोलना चाहिए। अगर आता है तो हम बोल पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो मैं आपको गेट और पोस्ट में 8-10 डिफरेंस रखवाऊंगा, समझाऊंगा, फिर पक्का हो गया। फिर कोई कहता मैंने जावा पढ़ ली, वहां भी मीनिंग यही होगा। कोई कहता मैंने पाइथन पढ़ ली, बात समझ आ गई, एक बार ही पढ़नी जो भी हमने पढ़ना। ठीक, तो अब आपका जो है ये फॉर्म, मेथड, पोस्ट या गेट। ठीक, तो अब हम लोग इसमें हम लोग ये आगे, ठीक है जी। तो अब आपकी क्लास होगी बच्चे थर्सडे को, 15 अगस्त है, छुट्टी ना मानना।